तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि पिकल उस रिसर्च लैब से भाग चुका है और शरेआम सिटी के अंदर घूम रहा है और तभी कात्सुमी को एक कॉल आता है। सर, हमने अभी अभी पिकल को अपने सामने देखा, उसने एक ट्रक को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो अब यहाँ से भाग चुका है। अब बताइए सर क्या करना है आगे। कात्सुमी से कहता है अच्छा तो वो अपने बिल से बाहर आ चुका है। और फिर कात्सुमी एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वो शिनशिनकाई एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को बुलाता है और वो उन सबसे कहता है जैसा कि आप सब लोग जानते हो इस पिकल ने हमारे मास्टर कायोरेत्सु की एक टांग और एक बाजू तोड़ डाली है और अब हमें किसी भी हालत में पिकल से अपने मास्टर का बदला लेना ही पड़ेगा। इस वक्त पिकल खुलेआम सिटी के अंदर घूम रहा है और हमें जल्दी से जल्दी इसे ढूंढकर इस पर हमला करना है। इसके बाद हम पिकल को देखते हैं और एक बंदा उसे बहला फुसला कर अपने क्लब के अंदर लेकर जा रहा होता है और तभी एक दूसरा बंदा आकर उसे रोक देता है और उसे कहता है अबे ओ कहाँ लेके जा रहा है भाई मेरे दोस्त को, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद हम फिर से कात्सुमी को देखते हैं और उसके फादर डोपोरोची उसके पास आकर उसे बोलते हैं बच्चे क्या तुम सच में उस पिकल के साथ फाइट करने वाले हो? तुम्हारा ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता तुम्हें उससे लड़ना चाहिए। लेकिन भाई ये कात्सुमी को तो जैसे जुनून सवार हो जाता है इसके सर पर कि उसे पिकल से लड़ना है और वो डोपोरोची की कोई भी बात नहीं सुनता। डोपोरोची मान जाता है और कहता है ठीक है तुम उससे लड़ सकते हो। और दूसरी तरफ कात्सुमी के बंदे पिकल को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करते हैं और तभी हानायामा वहाँ पर आ जाता है और वो पिकल को देखकर कहता है ओ तो तुम वही हो जिसके बारे में लोग इतनी बातें कर रहे हैं। वो बंदा हानायामा से कहता है सर कात्सुमी ने हमें ऑर्डर दिया है पिकल को अपने साथ लेकर जाना है हमें उनके पास। और कात्सुमी का बंदा जैसे ही ये बात बोलता है तो हानायामा का एक बंदा उसके पेट में चाकू रख देता है और उससे कहता है ओए चुप करके बैठ जा जरा, ठीक है ना। कात्सुमी उसे एक जोरदार लात मारता है और उसका चाकू ऊपर आसमान में उड़ जाता है। इसके बाद हम कात्सुमी और डोपोरोची को देखते हैं। डोपोरोची नहीं मान रहा होता कि कात्सुमी पिकल के साथ फाइट करे क्योंकि उसे पता होता है कि अगर ये इससे फाइट करेगा तो ये मर जाएगा साला। पर कात्सुमी डोपोरोची को बेहोश कर देता है और उससे कहता है सॉरी मुझे माफ कर देना। इसके बाद वापस हम पिकल पर आते हैं जहाँ पर पिकल ने हानायामा को एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक दिया होता है और हानायामा का असिस्टेंट भी पिकल को मारने की कोशिश करता है लेकिन पिकल उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ को ही तोड़ देता है और अब वो आखिरी बंदा भी पिकल पर अटैक कर देता है लेकिन पिकल उसे एक ही हाथ मारकर उसे बेहोश कर देता है। और अब हानायामा पिकल के सामने आ जाता है और उससे कहता है रुक जा भाई इतनी भी क्या जल्दी है जाने की। अब पिकल उस पर अटैक कर देता है लेकिन हानायामा इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वह पिकल को ही रोक देता है और ये देखकर पिकल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पिकल को रियलाइज होता है कि हानायामा की स्ट्रेंथ उसके जमाने के एक डायनासोर के बराबर है और वो फील करता है कि इस बंदे के पास भी उतनी ही ताकत है जैसी उस डायनासोर के पास थी। और अब हानायामा पिकल को अपनी ताकत से पीछे धकेलने लगता है और पिकल को उसकी पावर का अंदाजा हो जाता है कि सच में हानायामा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और हानायामा एक वर्दी ओपोनेंट है। लेकिन भाई तभी हम लोग दिखते हैं कि हानायामा पिकल से लड़ने के लिए मना कर देता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है माफ करना, दरअसल मुझे तुम्हें यहाँ पर बस रोक कर रखना था थोड़ी देर के लिए। दरअसल बाकी ने ही हानायामा को उसे रोक के रखने के लिए बोला होता है और तभी बाकी पिकल के पीछे आ जाता है और बाकी हानायामा से कहता है शुक्रिया हानायामा आपने पिकल को मेरे लिए रोक कर रखा। और फिर बाकी पिकल से कहता है अच्छा तो तुम पिकल हो। और पिकल बाकी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बाकी समझ आता है कि पिकल उससे लड़ना चाहता है। बाकी भी अपना मुक्का पिकल के साथ मिलाता है और तभी पिकल हल्का सा फोर्स लगाता है जिसकी वजह से बाकी नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर बाकी समझ आता है कि इस पिकल को ताइजेत्सु भी आता है जो कि एक फाइटिंग टेक्निक होती है। पिकल बाकी पर हंसने लग जाता है जिसकी वजह से बाकी को गुस्सा आ जाता है और बाकी पिकल के चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है लेकिन पिकल फाइट बैक नहीं कर रहा होता और बाकी उससे माफी मांगता है। पिकल वहाँ से जाने लगता है और वो पलटकर बाकी को इशारा करता है कि आओ भाई मेरे पीछे आओ तुम। बाकी समझ जाता है कि पिकल उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहा है। थोड़ी देर बाद कात्सुमी वहाँ पर आता है और उसके बंदे उसे बताते हैं पिकल तो चला गया। कात्सुमी से पूछता है ओ भाई क्या बात कर रहा है तू? मैं अपने बाप को बेहोश करके आया हूँ इस पिकल से लड़ने के लिए और तू कह रही है चला गया यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, बाकी उससे लड़ रहा है ना, कोई नहीं हरा देगा बाकी उसे, पता है मुझे उसका। इसके बाद हम बाकी पिकल हानायामा और टोकुगावा को देखते हैं और बाकी पिकल से कहता है पिकल तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? टोकुगावा बाकी को बताता है अबे ट्यूबलाइट तुझे अभी भी नहीं समझा, ये तुझसे लड़ना चाहता है। और बाकी पिकल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हानायामा बाकी को समझाता है बाकी अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं इस पिकल से कभी ना लड़ता। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते कि तभी पिकल बाकी पर एक जोरदार लात मार देता है और बाकी को दूर फेंक देता है जिसकी वजह से बाकी की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। और भाई ये पिकल बाकी को हराने के बाद नाच रहा होता है। टोकुगावा से बताता है कि पुराने जमाने में ऐसे ही डांस करा करते थे, ये इनका सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। अब इसके बाद हम कात्सुमी को देखते हैं जो कि अपनी उंगलियों पर चलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। कात्सुमी को पिकल से लड़ने की चुल मची होती है इसीलिए वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी कायोरेत्सु वहाँ पर आ जाता है। कात्सुमी से पूछता है मास्टर एत्सु आप यहाँ पर कैसे, क्या आप ठीक हो? अब कायोरेत्सु से कहता है वो सब जाने दो, अभी तुम मुझे ये बताओ उस पिकल से लड़ने का तो नहीं सोच रहे तुम? कात्सुमी से कहता है मैं उस पिकल से आपकी हार का बदला लेना चाहता हूँ। कायोरेत्सु उसे समझाता है पिकल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे, अगर तुम्हें उससे लड़ना है तो मैं तुम्हें कुंफू सिखाऊंगा। और अब कायोरेत्सु कात्सुमी को कुंफू की ट्रेनिंग देता है और इस तरफ हम बाकी को देखते हैं जो कि पिकल के बारे में ही सोच रहा होता है कि ये पिकल इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और हम देखते हैं कि बाकी की बॉडी पर पिकल की वो लात छप चुकी होती है। बाकी बेचैन हो जाता है और अपने फादर के बारे में सोचने लगता है कि वो यूचिरो हानामा को कैसे हराएगा। अगर उसे यूचिरो हानामा को हराना है तो उसे पिकल को हराना पड़ेगा पहले। दूसरी तरफ हम कात्सुमी को देखते हैं जो कि सुबह सुबह रनिंग कर रहा होता है और कात्सुमी मन ही मन कह रहा होता है मैंने कायोरेत्सु और टोकुगावा से परमिशन ले ली है उस पिकल के साथ लड़ने के लिए, लेकिन उन दोनों ने मुझसे कहा है कि अगर मैं लड़ाई में पिकल से हार गया तो मैं पिकल का
खाना बन जाऊंगा। और फिर कात्सुमी उस लड़ाई की जगह पर पहुंच जाता है। अब कात्सुमी पिकल से लड़ने के लिए तैयार है और बाकी उसे कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे पहले उस पिकल से लड़ने जा रहे हो। चलते चलते कात्सुमी डोपोरोची से मिलता है और डोपोरोची से कहता है, बच्चे अपना ध्यान रखना, कुछ ऐसा मत कर देना कि मुझे उस लड़ाई के बीच में आना पड़े तुम्हें बचाने के लिए। कात्सुमी उसे कहता है, डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं हारने वाला इस बार। अब कात्सुमी उस स्टेडियम के अंदर कदम रखता है जहाँ पिकल से उसकी फाइट होने वाली है। और भाई तभी हम लोग देखते हैं कि लगभग 60,000 लोग कात्सुमी को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में मौजूद होते हैं। सभी के सभी लोग हवा में पंच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी सोनिक वेव्स पैदा हो रही होती हैं। कात्सुमी इतना ज्यादा सपोर्ट देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जैसा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। अब पिकल और कात्सुमी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। पिकल उस पर अटैक करने लगता है पर कात्सुमी पिकल पर पंचों की बारिश कर देता है। कात्सुमी ने पिकल की हर एक बॉडी पार्ट पर अटैक किया था, लेकिन इससे पिकल को कुछ भी नहीं होता। कात्सुमी पिकल के टांगों के बीच में एक लात मारता है खरोट जमीन पर और उसके चेहरे पर एक ठुड्डा मारता है। बाकी भी ये फाइट देख रहा होता है और वो सोचता है कि कात्सुमी सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो पूरी तैयारी के साथ इस फाइट को लड़ने आया था, लेकिन इतने खतरनाक अटैक्स करने के बाद भी ये पिकल हंस क्यों रहा है। कायोरेत्सु समझ आता है कि पिकल कात्सुमी के साथ बस खेल रहा है। कात्सुमी से लड़ते लड़ते पिकल को ऐसा फील होता है कि वो किसी खतरनाक से डायनासोर के साथ फाइट कर रहा है। अब कात्सुमी पिकल पर अटैक कर देता है। वो अपने सीक्रेट मूव को यूज करता है पिकल पर। वो अटैक करते ही पिकल को ऐसा लगता है कि जैसे किसी खतरनाक जानवर ने अपनी पूंछ से उस पर हमला किया हो। ये देखकर सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और पिकल अपने घुटनों पर गिर जाता है। सभी लोग कात्सुमी को चीयर अप करने लगते हैं, लेकिन ये अटैक करने की वजह से कात्सुमी का हाथ पूरी तरह से टूट जाता है। और भाई हम देखते हैं कि पिकल ये पता नहीं किस मिट्टी का बना है, ये फिर से खड़ा हो जाता है। अब कात्सुमी उस पर फिर से हमला करता है अपने सीक्रेट वेपन्स को यूज करके और अब पिकल फिर से जमीन पर गिर जाता है। सभी को लगता है कि इस बार तो नहीं बचा होगा ये पिकल। और भाई हम देखते हैं कि कात्सुमी के दोनों हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। प्रोफेसर एल्बर्ट उन सभी को बताता है कात्सुमी के हाथ पिकल की बॉडी की वजह से नहीं टूटे। मान लो कोई जेट प्लेन अपनी पूरी फुल स्पीड से चल रहा है और अगर उस जेट ने सुपरसोनिक स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से उड़ने की कोशिश की तो वो पूरा का पूरा जेट खुद ही तबाह हो जाएगा, क्योंकि एयर का प्रेशर इतना ज्यादा होगा उस पर। और ठीक वैसा ही अभी कात्सुमी के साथ हुआ है। उसने अपने हाथों को इतनी ज्यादा तेजी से यूज किया कि उसकी वजह से सोनिक वेव्स जनरेट हुई, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ डैमेज हो चुके हैं। और भाई हम देखते हैं कि इतने खतरनाक अटैक्स करने के बाद भी पिकल फिर से खड़ा हो जाता है और अब पिकल उसी पोज में आ जाता है जिसका यूज करके उसने कायोरेत्सु को हराया था। और पिकल को अटैक करता हुआ देखकर कात्सुमी भी खड़ा हो जाता है और कात्सुमी सोचता है लगता है अब टाइम आ चुका है उस अटैक को यूज करने का जिसे मैंने खुद इन्वेंट किया है। अब पिकल अपनी पूरी पावर के साथ कात्सुमी पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन कात्सुमी भी अपनी सीक्रेट टेक्निक से पिकल पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पिकल बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और फिर कात्सुमी बताता है कि अगर किसी वेव को पूरी फुल फोर्स के साथ मारा जाए तो वो भी सोनिक वेव्स जनरेट करता है। और ठीक ऐसे ही मैंने अपने हाथ को एक वेव की तरह यूज किया, जिसकी वजह से एक सोनिक वेव जनरेट हुई और वो पिकल के ऊपर इतनी प्रेशर के साथ पड़ी कि पिकल दूर जाकर गिरा। लेकिन भाई तभी हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से कात्सुमी का हाथ बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। अब उसके हाथ के अंदर की सारी हड्डियां तक दिख रही होती हैं। ये देखकर कात्सुमी अपने बैंड से अपने हाथ को बांध लेता है और पिकल के पास जाकर कहता है मैं जीत गया। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कात्सुमी के जिंदाबाद वाले नारे लगाते हैं। कात्सुमी सभी को शुक्रिया अदा कहता है कि अगर आप सब मुझे सपोर्ट न करते तो मैं इसे कभी भी नहीं हरा पाता। लेकिन भाई तभी कात्सुमी को एक आवाज आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि पिकल खराटे मारते हुए सो रहा है। अब पिकल वापस से उठ चुका है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और कात्सुमी से कहता है पिकल मुझे तुमसे लड़कर बहुत ही अच्छा लगा और अगर अब तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो। और हम देखते हैं कि पिकल कात्सुमी पर हमला करके उसके हाथ को उखाड़ देता है। कात्सुमी ये देखकर कहता है तो पिकल तुम्हें मेरा स्वाद कैसा लगा? मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब मुझे खा सकते हो तुम जीत गए, आओ मुझे खा जाओ। ये कहते ही कात्सुमी नीचे जमीन पर गिर जाता है और पिकल कात्सुमी की तरफ बढ़ने लगता है। टोकुगावा मन ही मन कहता है मुझे माफ कर देना पिकल, ये कोई डायनासोर का युग नहीं है जो मैं तुम्हें कात्सुमी को खाने दूंगा। इसके बाद वो अपना हाथ उठाता है और कई सारे शूटर्स वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और पिकल पर गन तान देते हैं। और तभी डोपोरोची वहाँ पर आता है और वो टोकुगावा से कहता है टोकुगावा अपने लोगों को बंदूक को नीचे करने को बोलो, तुम इन 60,000 लोगों के सामने मेरे बेटे की बेइज्जती कर रहे हो। उसने वादा किया था कि अगर वो ये मैच हार गया तो वो पिकल का खाना बनेगा। उसने अपना वादा पूरा किया तो अब उसे अपना प्रॉमिस पूरा करने दो। लेकिन भाई तभी हम लोग देखते हैं कि पिकल कात्सुमी के सामने हाथ जोड़कर बैठा होता है। ये देखकर सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिकल जॉन से मर्जी युग से आया हो, लेकिन उसके अंदर इंसानियत तो थी ना अभी भी। पिकल कात्सुमी के साथ लड़कर समझ चुका था कि कात्सुमी ने उसके साथ लड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगाई थी। पिकल ने पहले बहुत बड़े बड़े डायनासोर के साथ फाइट की हुई थी, लेकिन कोई इतने स्मॉल साइज का एक इंसान उसे इतनी कड़ी टक्कर नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से पिकल कात्सुमी की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। कात्सुमी का हर एक वार किसी डायनासोर के वार जितना स्ट्रॉन्ग था और पिकल कात्सुमी को बिना खाए वहाँ से जाने लगता है। भाई इस लड़के ने अपना इस फाइट में सब कुछ लगा दिया था और ये पिकल भी भाई बहुत ही अच्छा इंसान लगा यार मुझे तो। अब कुछ नर्स आकर कात्सुमी को वहाँ से ले जाने लगते हैं और भाई स्टेडियम में सभी लोग अपने घुटनों पर बैठकर कात्सुमी को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं क्योंकि उसने काफी अच्छी फाइट की होती है। बाकी कात्सुमी को देखता है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है क्योंकि कात्सुमी जब पिकल से फाइट करने जा रहा होता है तो बाकी ने उसे बोला होता है कि तुम इस फाइट को नहीं जीत पाओगे। और डोपोरोची कात्सुमी को देखकर काफी प्राउड फील करता है। अब कात्सुमी को एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और भाई हम देखते हैं कि कात्सुमी का एक हाथ टूट चुका होता है उस लड़ाई में। कायोरेत्सु से बोलता है
है, कात्सुमी सच बताऊं तो मुझे तुमसे काफी जलन हो रही है इस वक्त, क्योंकि तुमने उस पिकल को काफी बढ़िया टक्कर दी। कात्सुमी उसे कहता है, सर ये टेक्निक मुझे आपने ही सिखाई थी, मैंने जो भी फाइट की उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, आप ही ने मुझे ट्रेनिंग दी थी। और तभी बाकी वहाँ पर आ जाता है और कात्सुमी बाकी से कहता है, बाकी क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे कि तुम पिकल को जरूर हराओगे? बाकी कात्सुमी के फेस को पकड़कर उसे कहता है, हाँ मैं उसे जरूर हराऊंगा, तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ हम यूचिरो हनुमा को देखते हैं जो कि रोड पर चल रहा होता है और उसे देखकर सभी के सभी लोग डर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे कोई हिरण जंगल में चल रहा है और उसी वक्त उसके सामने एक चीता आ जाए तो हिरण के पास भागने का एक भी मौका नहीं होता, क्योंकि अगर वो भागा तो चीता उस पर अटैक कर देगा, जिसकी वजह से वो वहीं पर खड़ा होकर कांप रहा होता है। और ठीक वैसे ही हालत उन लोगों की होती है इस वक्त जिनके सामने से यूचिरो हनुमा जा रहा होता है। और तभी डोपोरोची वहाँ पर आ जाता है। यूचिरो हनुमा उससे कहता है, तुम्हें देखकर लगता है तुम यहाँ पर लड़ने तो नहीं आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? डोपोरोची से कहता है, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मुझे बस 2 मिनट तुमसे बात करनी है। और इसके बाद वो दोनों एक वाइन शॉप पर जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। डोपोरोची यूचिरो से कहता है, दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उस दिन तुमने कात्सुमी की काफी ज्यादा इंसल्ट की थी, उसी का नतीजा है कि वो इतना पावरफुल हो चुका है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो डोपोरोची, तुम्हारे बेटे में काफी सारे चेंजेस आए हैं, पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके बाद हम बाकी को देखते हैं जो अपने सामने पिकल को इमेजिन करके फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिकल की स्ट्रेंथ को इमेजिन भी नहीं कर पाता। और फिर वो सोचता है कि मैंने तो पिकल को इतनी करीब से देखा है, मैं उसके लड़ने की हर एक टेक्निक को जानता हूँ, लेकिन तब भी मैं उसे अपने सामने इमेजिन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी कायुरेत्सु वहाँ पर आ जाता है और वो बाकी से कहता है, अच्छा तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे, ये वही बेसमेंट है ना जहाँ तुम प्रैक्टिस करते हो? बाकी उसे बताता है, हाँ यार पर मैं पिकल को इमेजिन नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी, मुझे उस पिकल से लड़ना है, उसे खत्म करना है। कायुरेत्सु समझ जाता है कि इस बाकी को पिकल से लड़ने की चुल मच चुकी है अब। और वो बाकी से कहता है, चलो ठीक है कल हम टोकुगावा से जाके बात करते हैं कि तुम्हारी और पिकल की फाइट कराए वो। पर बाकी उसे कहता है, नहीं उस बुट्टे से बात नहीं करनी मैंने, कल सुबह होते ही मैं उस पिकल से लड़ने को जाऊंगा। इसके बाद हम उसी लोकेशन को देखते हैं जहाँ पिकल को रखा होता है, लेकिन अब देखते हैं कि कोई बंदा सारे के सारे दरवाजे तोड़कर पिकल की तरफ बढ़ रहा होता है और वो बंदा होता है जैक हनुमा, जिसे देखकर पिकल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैक पिकल से कहता है, तुम मुझे देखकर समझ ही गए होगे कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया हूँ। और पिकल भी जैक को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि वो जैक हनुमा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है। पिकल समझ जाता है कि वो जब तक यहाँ पर रहेगा तो उसे लड़ने के लिए अलग अलग ओपोनेंट्स मिलते रहेंगे, और ये जो बंदा है जैक हनुमा, ये उन सभी के सभी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब उन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है। जैक हनुमा उस पर पहला अटैक करता है, लेकिन पिकल को कुछ नहीं होता। जैक हनुमा उसे कहता है, अच्छा मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी हड्डियाँ काफी मजबूत हैं, तुम्हारे दांत तो देखो जरा, इतने खतरनाक है, ऐसा लगता है कि तुम कोई इंसान नहीं कोई जानवर हो, लेकिन ये मेरे दांतों के सामने कुछ भी नहीं है, मेरे दांत किसी नारियल तक को उखाड़ सकते हैं आसानी से। तो चलो देखते हैं हम दोनों में से किसके दांत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के जबड़े को पकड़ लेते हैं अपने दांतों की मदद से। इसके बाद हम बाकी को देखते हैं जो कि टोकुगावा से बात कर रहा होता है। टोकुगावा कहता है, बाकी तू भी उससे लड़ने चाहता है कल? और भाई माफ करो मुझे, कोई फाइट नहीं होने वाली तुम्हारी उससे, तुम्हें अंदाजा भी है अभी मेरे सामने मैं क्या देख रहा हूँ? ये पिकल और जैक हनुमा दोनों चुम्मा चाटी करने में लगे हुए हैं। ये सुनकर बाकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि पिकल जैक को उसके चेहरे के साथ ही उठा लेता है और उसे गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है और गुस्से में जैक के चेहरे को उखाड़ देता है। इस तरह बाकी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि फिर से उससे पहले कोई उसे लड़ने चला गया। पिकल जैक के चेहरे के मांस को खा रहा होता है। जैक का चेहरा बहुत ही बुरा दिख रहा होता है। पिकल जैक की तरफ बढ़ने लगता है उसे पूरा का पूरा खाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि जैक हनुमा हंस रहा होता है। टोकुगावा भाई देखकर कहता है, ये जैक हंस क्यों रहा है भाई, क्या हो गया? इतना खून बह गया, पूरा चेहरा फट चुका है इसका, लेकिन तब भी ये हंस रहा है। अब पिकल जैसे ही जैक पर हमला करने वाला होता है, जैक उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन पिकल को कुछ नहीं होता। जैक हनुमा ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने सेम इसी पंच से न जाने कितने लोगों को धूल चटाई थी, लेकिन ये पिकल इतना खतरनाक पंच खाने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा है, ये कैसे हो सकता है? अब हम देखते हैं कि पिकल फिर से अपने उसी पोजीशन में आ जाता है। जैक के 2 पंच ने ही पिकल को अपनी पोजीशन में आने के लिए मजबूर कर दिया, उसमें बहुत ही ज्यादा ताकत है। और तभी बाकी और कायुरेत्सु भी उस अरीना में आने लगते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पिकल जैक पर अटैक कर देता है और जैक उसके अटैक को रोक रहा होता है और जैक पिकल को उठाकर पीछे फेंक देता है। ये देखकर सभी के सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अब जैक पिकल की बहुत ज्यादा धुलाई कर रहा होता है और उसे कहता है, मुझे बॉस बोलो बेटे। अब जैक हनुमा उस पर एक किक मारते हुए उसे कहता है, तुम्हें पता है इतनी ज्यादा पावर हासिल करने के लिए मैंने कितने ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं? मैंने दारू, लड़कियां, पैसा, इज्जत, इन सभी का त्याग किया है। जानते हो ये सब मैंने क्यों किया? मुझे सिर्फ ताकत चाहिए थी। पता नहीं कितने इंजेक्शन लगाए मैंने खुद पे, कितनी दवाइयां खाई, कितने ऑपरेशन करवाए, इतनी ज्यादा मेहनत की है कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। और अब जैक पिकल के एक कान को उखाड़ देता है। ये देखकर सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पिकल ने कभी भी खुद को नहीं देखा होता, लेकिन अपने कान को देखकर वो समझ आता है कि ये उसी की बॉडी पार्ट का एक हिस्सा था। अब पिकल को गुस्सा आ चुका है। अब जैक हनुमा पिकल पर अटैक करने लगता है, पर तभी पिकल वहाँ से गायब हो जाता है और ठीक उसके सामने आ जाता है। प्रोफेसर एल्बर्ट ये देखकर कहता है, मुझे लगता है पिकल एक ऐसा मूव यूज कर रहा है जिसे हम नहीं देख सकते। अब जैक नोटिस करता है कि पिकल के पीछे की लकड़ियां टूटी पड़ी हैं और ये देखकर वो समझ जाता है कि जब जब वो पिकल पर अटैक करने के लिए उसके पास जाता है तो पिकल अपनी फुर्ती से उस जगह से हट जाता है और वो उस लकड़ी पर जाकर वापस से जंप कर करके एक जगह पर आ रहा था, जिसकी वजह से वो उसके हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा था। ये देखकर जैक को एक बात याद आती है कि अगर हम किसी पिंजरे में एक इंसान और एक बिल्ली को रखते हैं तो जीतने के चांसेस बिल्ली के ज्यादा होते हैं, चाहे उसका कद छोटा
छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि बिल्ली के पास नुकीले पंजे, तेज आंखें, रफ्तार, ये सब कुछ होता है जिसकी वजह से वो एक इंसान को बहुत ही ज्यादा घायल कर सकती है। और ठीक वैसा ही पिकल के साथ है। चाहे पिकल का कद जितना भी छोटा हो, वो अपने से बड़े डायनासोर को यही टेक्निक यूज करके हरा देता है। अब पिकल जैक पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका मुंह पूरा का पूरा हिल जाता है। पिकल जैक पर लगातार अटैक करने लगता है और जैक दूर जाकर गिरता है, बेहोश हो जाता है। पिकल समझ जाता है कि वो इस मैच को जीत चुका है और पिकल नाचने लग जाता है। भाई इसका डांस मस्त है। वैसे टोकुगावा देखकर बौखला जाता है और कहता है, ओ भाई ये क्या हो रहा है यार, पहले कायुरेत्सु फिर कात्सुमी और अभी जैक हानुमा भी हार गया। ये पिकल तो सबको हराते जा रहा है एक करके। अब पिकल जैक की तरफ बढ़ता है उसे खाने के लिए, लेकिन तभी पिकल को एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाता है और वो जैक के पीछे एक कीड़े को देखता है, जिसकी वजह से पिकल वापस से पलटकर जैक को बिना खाए वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि पिकल ने उसे खाया क्यों नहीं यार। और तभी हमें पिकल के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ वो एक बच्चा होता है। पिकल एक हनी बी को काट कर खा लेता है और जैसे ही उसने उस मधुमक्खी को खाया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी उसके मुंह में फट गया हो। ये दर्द बहुत ही ज्यादा था और थोड़ी देर बाद ही उसकी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। और उस दिन के बाद से पिकल समझ चुका था कि कौन सी चीज खाने वाली है और कौन सी नहीं। और उसे जैक को भी देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जैक खाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि भाई उसकी बॉडी काफी ज्यादा ड्रग्स ऑपरेशंस की वजह से काफी ज्यादा पॉइजनस हो चुकी होती है। अब टोकुगावा जैक के पास जाता है और उसे छूने लगता है और तभी जैक हानुमा टोकुगावा पर हमला कर देता है और उसके सर को आधा छील देता है। ये देखकर बाकी कहता है, अगर पिकल इस हालत में जैक पर हमला करता तो भाई वो जैक के इस हमले से बिल्कुल भी नहीं बच पाता और ये इसी वक्त मर जाता। लेकिन टोकुगावा की हाइट छोटी होने की वजह से वो उस अटैक से बच जाता है और इस सीरीज का 9th पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।